अस्सलामुअलैकुम। ओके, सो जो मैंने कल आप लोगों को कहा था सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट का, वो हो गया था। यस मैम, कर लिया था। दैट्स गुड। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोगों ने। कॉन्फिडेंस इंटरवल। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और वन माइनस वन माइनस नॉन सी डी एफ लगा के स्कोर जो निकला होगा उसे यूटिलाइज करना। अब नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। जी, कोई रिवाइज करेगा कि क्या होती है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। यस, मतलब हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ ना पहले कि सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, सो यानी जिसको हम थ्रेशोल्ड भी कह रहे थे पी वैल्यू का। ठीक है, कि वो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल था। सो बेसिकली हमें पी वैल्यू तो चाहिए होता है कि हम एविडेंस को कलेक्ट कर लें नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। बिकॉज जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए मतलब हम मतलब उसके रिजेक्ट मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि वो गिल्टी है। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट या उसके फेवर में वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं फिर कि whether we have to accept or reject it। ठीक, तो जो भी पी वैल्यू आती है वो बेसिकली हम उसे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो लार्ज जो पी वैल्यू आई है, तो ऑफ कोर्स हम ये कह रहे थे कि वो लार्ज पी वैल्यू का मतलब है वन के क्लोज क्लोज आएगी तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और स्मॉल पी वैल्यू है तो मीन्स कि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। बिकॉज स्मॉल पी वैल्यू का मतलब ये कि ऑल्टरनेटिव के करीब है, लेकिन कितना वो दूर हो या कितना करीब हो तो हम उसे कहें कि ये लो है या स्मॉल पी वैल्यू है। ठीक, तो उस कट ऑफ लिमिट या उस थ्रेश होल्ड को हम सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। राइट, जो हम थ्रेश होल्ड बता रहे थे 0.05, बेसिकली वो थ्रेश होल्ड क्या है, वो जो कट ऑफ पॉइंट या जो थ्रेश होल्ड है वो उसको हम स्टार्ट में सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। ठीक है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। राइट, सो सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ हाइपोथेसिस इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि उस उतने में रहते हुए लाइक वी आर कॉन्फिडेंट कि इतनी वो एक वैल्यू जो है एक्यूरेट है। और अगर मतलब जैसे थ्रेशोल्ड अगर मैंने जैसे बताया था कि 0.05 है। ठीक है, यानी हम 5%, लाइक हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5% चांसेस हैं कि वो जो रिजल्ट है वो हमारे जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट किया है उसके ऑपोजिट आए, उसके अगेंस्ट आए। वरना वो हमेशा जब भी रिप्रोड्यूसिबल लाइक होगा और जब भी आप देखेंगे तो वो हमारी जो भी हमने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है उसी के मुताबिक एक्यूरेट रिजल्ट आया होगा। ठीक, सो अब इस केस में वही बता रहे हैं कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल यानी थ्रेशहोल्ड की वैल्यू, ये उसमें बता रहा है कि हमने क्यों रिजेक्ट करना है। अगर पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस लेवल से, यानी जो हम यूजली 0.05 थ्रेशहोल्ड देते हैं, तो उस लेवल से कम आई उसके जितनी आई तो हम फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा आ जाए तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही हमने सिग्निफिकेंस लेवल अपना सेलेक्ट कर लेना, पी वैल्यू निकालने से भी पहले। ठीक है, सो बिल्कुल ये अर्ली बिल्कुल इनिशियल स्टेप है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपने सबसे पहले अपना सिग्निफिकेंस लेवल बताना है कि ये कितना मैं सेट कर रही हूँ। ये मैं अपने हिसाब से खुद सेट करती हूँ, ठीक है ना, मेरे एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। तो यूजली 0.05 भी यूज़ होता है, 0.1 भी यूज़ हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लाइक क्या वो सेंसिटिविटी है आपकी एक्सपेरिमेंट की। ठीक, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर इतना थोड़ा सा कम ही मतलब गलत हो भी जाए मतलब एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट, यानी हमारे ये जो हमने कहा है उसके अगेंस्ट भी है, तो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड करता है। ठीक, तो जो अल्फा वैल्यू है वो सबसे पहले सेट करके फिर हम पी वैल्यू और सारी चीज़ें निकालते हैं, और फिर पी वैल्यू को फिर हम
चेक करते हैं कि कंपेयर करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल से और एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस को। अब इसमें एक चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर फर्स्ट करें हमने पी वैल्यू पहले निकाल ली है और वो आई है कुछ 0.09, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ राइट। हाँ ओके। तो अब आप कहें कि भाई मैं अपना हाइपोथेसिस जो है ना पी वैल्यू भी आ गई है, तो एक बायसनेस आ जाती है कि जस्ट टू एक्सेप्ट या टू जस्ट टू मेक श्योर कि मान लीजिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक है और मैं बाद में सिग्निफिकेंस लेवल जो है ना उसके बाद हिसाब से सेट कर दूँ कि मैं 0.05 जो है ना, सॉरी 0.01 बना दूँ अल्फा की वैल्यू, ताकि वो उससे ज़्यादा ही कम लाइक, सेकेंड इसको मैं कर देती हूँ 0.1। तो 0.09 को देख के मैं यहाँ पे 0.1 कर दूँ कि उससे 10 या वट एवर इट इज़ लाइक कि उससे ज़्यादा वैल्यू बन जाए। ठीक है, और वो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरह से एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं वो बाद में बायसनेस से बचने के लिए हमेशा पहले ही अल्फा वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। ठीक। ओके। सो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग कैसे पी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे कि अब वैसे स्टेप वाइज चलेंगे कि पहले हमेशा अल्फा डिसाइड किया, ठीक, एक्सक्यूज कि मी। क्या होगा। यस। एक्सक्यूज मी, जब आप हमें बता रही थी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 0 और 1 के दरमियान था ना, ऐसे 0 और 1। हाँ जी। ठीक। हाँ, इधर इधर हमारी जो है लेफ्ट साइड पे था। 2 मिनट में, इधर हमारे था नल हाइपोथेसिस, सॉरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इधर था हमारे नल हाइपोथेसिस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और थ्रेशोल्ड जिसको आप सिग्निफिकेंस भी कह रही हो 0.05 वो इस जगह पे था। तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि वो जो बाकी जो आपने वैल्यूज बताई हैं, ये 0.2, 0.1 या 0.1, इसको अगर काइंडली अगर एक्सप्लेन कर दें इसको, इस बार के ऊपर, लाइन बार के ऊपर किधर लिखेंगे? सो बेसिकली यही है ना कि मतलब थ्रेशोल्ड तो मैंने सेलेक्ट किया एच ए और एच नॉट। तो थ्रेशोल्ड मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 0.05 का रखने की बजाय जो है ना मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। ठीक है, 0.1 कर दिया। यानी अब 0.1 से इस तरफ जितनी वैल्यूज हैं स्मॉलर या 0.1 वो एच ए है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड कोई भी एक मैं बना दूंगी कि उससे उससे उस पॉइंट से अगर लेफ्ट साइड पे वैल्यूज है या वो उस पॉइंट के इक्वली आई है वैल्यू तो अल्टरनेट को एक्सेप्ट करे, नहीं तो इससे ज्यादा आई है तो वो नॉन प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। तो वो थ्रेशोल्ड तो मैं इस बार पे इस लाइन में कहीं पे भी रख सकती हूँ। जी मैम, थैंक यू। तो 0.05 की जगह पे फिर वो 0.1 या 0.01, 0.01 बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इसके। ठीक है, तो फर्ज करें यहाँ पे आता है वो, तो इसका मतलब ये कि हम इतना मार्जिन दे रहे हैं कि अगर इससे कम आई तो एच ए सेलेक्ट करो, नहीं तो इससे ज़्यादा जितनी भी है वो सारी एच नोट को सिलेक्ट करवा रही होंगी। ओके। सो ओके, सो अब यहाँ पे जो पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अल्फा वैल्यू हमने हमेशा जैसे कहा कि पहले ही सेट कर देनी है ताकि बाद में बायसनेस ना हो। फिर उसके बाद जो मैंने सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक निकालूंगी और उससे मुझे अपनी हाइपोथेटिकल वैल्यू जनरेट करवानी है। यानी अब इसमें मैं ये कि मुझे सैंपल से आइडिया होगा सबसे पहले सिग्निफिकेंस लेवल के बाद दूसरा यही काम है कि मुझे एस्टिमेट्स निकालने हैं। ठीक, ताकि मुझे मैं उस हिसाब से अपने हाइपोथेसिस को डिज़ाइन कर सकूं। अब जितना जो भी मीन आएगा इसका, यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि जो जो मतलब कि डाटा साइंटिस्ट या डेवलपर स्टैक ओवरफ्लो में थे, ठीक है, उनके जो एज जिस एज में उन्होंने फर्स्ट टाइम कोड स्टार्ट किया, ठीक है, उसकी जो चिल्ड्रन एज थी, यानी जो बच्चे मतलब थे चाइल्डहुड से ही अपना कोड स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कितना मीन था, मतलब ऑन एवरेज कितने डाटा साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने अपने चाइल्डहुड से कोड स्टार्ट किया था। ये मैं अब देख रही हूँ फर्स्ट करें अपना प्रोसेस के लिए, और वो 0.35 वैल्यू आई है। तो अब उस बेस पे ठीक है, मतलब ये 0.35 समथिंग वैल्यू आई होगी इसकी, और उसको मैंने फिर
लाइक हाइपोथेटिकल वैल्यू से, मतलब उस बेस पे जो भी वैल्यू आई होगी ना मीन की, उस बेस पे मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू जनरेट कर दी है कि मैं कह रही हूँ कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है, हाइपोथेटिकली। ठीक। अब उसके बाद मैं उसकी स्टैंडर्ड एरर निकालूंगी। ठीक। तो ये मैं इसमें बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक लेके जा रही हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वन से। स्टैंडर्ड एरर को मैंने निकाल दिया और फिर उसके बाद उसको जी स्कोर में यूटिलाइज कर दिया। ठीक। और ओके, सो पी वैल्यू हमें पता है बिकॉज अगर मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि 0.35 से ज़्यादा है, सॉरी 0.35 है, जो एवरेज, लाइक जो मतलब कि 0.35 प्रोपोर्शन है कि वो, या 35% ऑफ द डेटा साइंटिस्ट दे स्टार्टेड कोडिंग ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। सही। तो उसके अगेंस्ट मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस या ग्रेटर देन का बना सकती हूँ। सो इन दिस केस वी हैव मेड इट लाइक ए ग्रेटर देन। ठीक। तो वो यही वो यहाँ पे 1 माइनस से उसने प्रीसी स्कोर और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे यूज यूज किया। क्यों? ठीक। अच्छा, इसमें नॉर्मल क्यों लेते हैं, मेरा कल भी क्वेश्चन था, बल्कि आई थिंक आप में से किसी ने पूछा भी था एंड आई जस्ट डिस्कस्ड इट अ बिट, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही, लाइक हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे हैं ना कि डाटा सेट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। लेकिन हाँ, हम दूसरे टेस्ट अप्लाई करेंगे तो तब ये हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे मतलब जो सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हो उसी की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। लेकिन इन जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, और इसकी एक वजह ये भी है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हो सकता है इनिशियली वो यूनिफॉर्म हो या बाइनोमियल हो या दूसरी कोई भी, लेकिन बाद में जब सैंपल साइज बढ़ता है, ठीक है, जब हम उसे पॉपुलेशन पे लेके आते हैं सैंपल साइज जैसे ही बढ़ता है तो जितनी भी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल साइज के बढ़ने से वो भी तो सारी नॉर्मल हो जाती है ना। ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम इसमें नॉर्मल ही ले रहे हैं। ठीक। क्योंकि मतलब जेनेटिकली ही स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में यूजली अगर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज कर लेते हैं, स्पेशली अब जी स्कोर के केस में। ठीक। तो अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, ठीक है, चाइल्ड का। तो जब भी मैं, मतलब कि वेरिएबल एक ही है जिसके अगेंस्ट मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो उस एक सिंगल वेरिएबल के लिए फिर मैं जी स्कोर यूज करूंगी। ठीक। अब आगे, अब यहाँ पे स्पेस पे यहाँ तक जब मेरे पास पी वैल्यू आ गई है, तो मैं डिसीजन किस बेस पे लूंगी, मैं सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू दोनों को देख के लूंगी। तो इस केस में 3.14, और ये हमने देखा था कि कल ये वैल्यू आई थी, और हम इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि यानी इतने 10⁵ मतलब 3/10⁵ हमारे पास जो है ना वो अ, ये प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो। ठीक। तो अब ये जो सी वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, कम है अल्फा वैल्यू से। ठीक। यानी उसने ना ये जस्ट सिंपली ये कोड जो है ये बेसिकली सिर्फ चेक करेगा कि क्या ये कम है या ज्यादा, लाइक अगर ये ज्यादा होती है असल में पी वैल्यू, तो फिर उसने यहाँ पे फॉल्स दे देना। तब तो इसने हमें बुलियन में आंसर दिया है कि ट्रू और फॉल्स। तो हमने इसे पूछा कि क्या पी वैल्यू लाइक लेस देन और इक्वल टू अल्फा वैल्यू है, जो कि है बिकॉज की 10⁻⁻5 में यानी जा रही है वैल्यू। तो इस तरह से 0, 0 और 5 इस तरह से, सॉरी 3 इस तरह से कोई वैल्यू आ रही होगी ना, तो इसलिए वो, क्योंकि ये ट्रू आ जाएगा फिर। तो ट्रू मीन्स कि पी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पी वैल्यू हमारे अल्फा से कम है तो हम एच नॉट, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे और अपने अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। ओके। सो इस तरह से हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन अल्फा एंड पी वैल्यूज। ठीक। अब मैं इस बात पे जो मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है कि वो 35 से ग्रेटर है, राइट। क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये था कि ये हाइपोथेटिकल वैल्यू के इक्वल हो 35 या 0.35, लेकिन मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहती कि वो ग्रेटर है। सही। तो अब वो कितना ग्रेटर है, मतलब कि अब पॉपुलेशन में ग्रेटर में मैं कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे पाऊंगी कि हो सकता है वो ग्रेटर देन 35, वो जो है वो, यानी वो ये भी हो सकता है कि वो 35 से 36 ही हो, ग्रेटर देन 35, या फिर हो सकता है वो ग्रेटर देन 3500 है। मतलब अब मैं पॉपुलेशन की अगर बताऊंगी उसे, तो मैं पॉपुलेशन के ट्रू वैल्यू जो है
उसका एग्जैक्ट नहीं बता सकती डेफिनेटली, क्योंकि 35 से ऑनवर्ड वो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, फिर ज़्यादा। ठीक। तो अब उससे मैं एक फिक्स वैल्यू क्योंकि पॉपुलेशन की नहीं बता सकती सैंपल के थ्रू, तो हमने देखा था कि उस केस में हम फिर रेंज बताते हैं, वो रेंज जिसमें हम कॉन्फिडेंट है कि इसी रेंज के अंदर पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू मौजूद होगी। ठीक है। तो उस रेंज को हमने हमेशा जो सेट करते हैं, जैसे हमने कहा था कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, मतलब हम कोई भी ले सकते हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ले सकते हैं, ठीक है, 90 भी ले सकते हैं। ठीक है, वो किस बेस पे हम लेते हैं, किस बेस पे हम ये सोचते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल इतना ही लेना है, यूजली 95% यूज होता है। वो हम हमेशा निकालते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने, मतलब कितना कॉन्फिडेंट हम हो उस बात को लेके, तो ये निकलेगा हमेशा 1 - अल्फा से। ठीक है, यानी जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया ना, उसमें से 1 - करते हैं। यानी यूजली क्योंकि हम लेते ही 0.05 है सिग्निफिकेंस लेवल, तो उसमें से 1 - करेंगे तो वो 0.95 ही आता है, जो कि 95% फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा बन जाता है। ठीक है। तो हाँ, और अगर ये अल्फा की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको 1 कर दूंगी, तो फिर ये 1 - ना सॉरी, लाइक 0.1 करती हूँ अल्फा को, तो फिर वो यहाँ पे 90 जो है यानी 0.99 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो 1 पूरा होगा इन दोनों को मिला के। सो ये यहाँ तक तो क्लैरिटी है कि हम सिग्निफिकेंस लेवल कैसे सेट करते हैं। ठीक। क्योंकि यूजली 0.05 यूज होता है, और फिर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अपना बना देते हैं, जस्ट टू गिव अ गुड मतलब कंप्लीट आइडिया फॉर आवर पॉपुलेशन। गॉट इट। यानी कि इसमें ये होगा कि अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 का मतलब ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि 100 में से, यानी 0.05 को भी अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो 5% ही बनता है ना, 0.05 इज 5%। राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा वैल्यू को अगर देखूँ तो अल्फा वैल्यू 0.05 का मतलब ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि 100 अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें से 5 एक्सपेरिमेंट्स, मतलब मैं, मतलब 5 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैं यही कह रही हूँ कि वो मतलब हमारे जो, मतलब जो हमने एक्सेप्ट किया ना हाइपोथेसिस, फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्योंकि एक्सेप्ट किया ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो 100 में से 5 जो मेरे, अगर मैं 100 दफ़ा रिपीट कर रही हूँ इसी सेम सैम्पलिंग करके और जो सारा ही करके, तो 100 में से 5 ऐसे होंगे जो कि मेरे इस जो मैंने एक्सेप्ट किया डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट आएंगे। ये अल्फा बता रहा है। और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, वो मुझे ये बता रहा है कि जो भी मैं रेंज अब निकालूंगी ना कॉन्फिडेंस इंटरवल से, तो 95% चांसेस हैं, यानी 100 में से, यानी 95% टाइम्स वो वैल्यू उसी रेंज में ही आएगी। फ्रीक्वेंसी बता रही है मुझे कि 100 में से 95%, 95 टाइम्स वो वैल्यू उसी रेंज में आएगी। और 5 टाइम्स वो वैल्यू, यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो ये बता रही है कि 5 टाइम्स वो मेरे डिसीजन के अगेंस्ट आ सकती है। सो इस तरह से, एक तरह से वो पूरी पॉपुलेशन को ही कवर कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए एक्सक्यूज हम मी फिर मैम, 1। यस। सॉरी मैम, दोबारा अंडू कीजिएगा। ओके ओके। तो मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल का इन सिंपल वर्ड्स ये है कि जैसे आपने ये बताया इधर के अल्फाज, या फिर जो है इससे थ्रेशोल्ड से मुराद है कि हमारा जो हम हैप्सिस एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें जो है 5 जो है उसमें है, यानी 5% उसमें ये चांसेस है कि वो हमारे जो हमने जो एप्सिस सेलेक्ट किया है उसके खिलाफ जो है ना हमारा रिजल्ट आएगा। और हाँ, ये वाला जो आप बता रही हैं, अ, ये 95/100, इसमें इसमें ये है कि हम 95% ही श्योर हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है ये वाला, हमारा रिजल्ट भी वही आएगा। 95% श्योर हैं हम। इसका भी यही मतलब है। नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या बताता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें एक रेंज बताता है जिसमें ट्रू वैल्यू होगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि हम 95% लाइक श्योर हैं, यानी 100 में से 95 टाइम्स वो वैल्यू उस रेंज में ही आएगी, यानी ट्रू ट्रू जो मीन है पॉपुलेशन का, जो भी हम लोअर और अपर बाउंड निकालेंगे वो उसी में ही होगा।
अच्छा, इसका हाँ जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथेसिस से कोई तलक नहीं है? हम डिसीजन चूंकि सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू के बेस पे लेते हैं। ये तो हम ये बता रहे हैं ना कि ट्रू वैल्यू मतलब पॉपुलेशन की किधर लाई कर सकती है। अच्छा, ठीक। लेकिन ओवरऑल वो फिर पूरी पॉपुलेशन जरूर कवर हो रही है ना इस तरह से कि एक जितना हमें डाउट है किसी चीज में उस हाइपोथेसिस के दौरान जितना हमें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो बेसिकली बात बताने का मकसद ये था कि हम फिर इसी तरह से इसलिए 1 - 100 करते हैं तो इस तरह से ये ओवरऑल मतलब कवर हो जाएंगे। ठीक। जी मैम। तब ओके, और अब यहाँ पे उसी बेस पे हमने जैसे इतनी दफा किया हुआ है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालना है। तो हमने देखा था कि कितने सारे उसके मतलब स्टैंडर्ड के थ्रू भी निकल सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी निकल सकता है, और क्वांटाइल के थ्रू भी निकल सकता है। तो ये क्वांटाइल के थ्रू हमेशा वो यूजली निकाल रहा है बार बार, तो लोअर और अपर उसने ये 0.025 और 0.975 के हिसाब से उसने निकाल लिए। अब मैंने यही क्यों लिए हैं यहाँ पे नंबर्स, इस बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कौन बताएगा? जी मैम। मैम ये क्वांटाइल्स है। तो हम कोई और क्वांटाइल भी तो ले सकते थे, मैं यहाँ पे 0.050 कह रही थी। असल में मैम ये Q1 है, 0.25, 0.25, और 0.975 Q3, यानी मैक्सिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम, लोअर अपर। ओके, इसके अलावा कोई रीजन? मैम ये यही मेरे भी ज़हन में है। ओके, और मैं मान, कैन यू टेल? चले, तो बेसिकली ये 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं ना हम। तो उसी चीज़ को कवर करने के लिए इसमें क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो तब भी 0.95 ही आएगा, तो उतनी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, ठीक है, उस रेंज के लिए अंदर लाने के लिए, तो उसने ये 0.95 ही बेसिकली इसमें दिए हुए हैं फिर। ठीक, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.95 ही आएगा। ओके, सो अब इसमें इसके लोअर और अपर की जो वैल्यू मैंने निकाली है 0.37 से 0.411, लाइक यानी इस रेंज के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनमें अ, जो हमारा यानी 0.35 हाइपोथेटिकल हम लोग वैल्यू कह रहे थे ना कि इससे ज़्यादा होगी। तो इससे ज़्यादा कितनी रेंज में हो सकती है? इससे ज़्यादा ये 0.3706 से यानी 0.37 अगर मैं जस्ट राउंड ऑफ करूँ तो 0.37 से 0.411 के दरमियान में ये वैल्यू हमारी जो पॉपुलेशन की है ना वो एग्जिस्ट करेगी, यानी 0.35 से ग्रेटर इतने में इतने रेंज में आएगी वो। ठीक है, यानी 0.411 से ज़्यादा भी नहीं होगी और 0.37 से कम भी नहीं होगी। तो ये हम कॉन्फिडेंट हैं 95%, लाइक कॉन्फिडेंस से डबल में हम 95% को श्योर है कि अगर 100 में से 95 टाइम्स मतलब रिपीट होंगे ना तो 100 में से 95 टाइम्स लाइक वो वैल्यू हमेशा पॉपुलेशन की जो ट्रू मीन है, राइट, वो इसी 0.35 से ग्रेटर, जैसे हम कह रहे हैं कि पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये तो प्रूव हो गया कि 0.35 से ज़्यादा है, इसलिए हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया कि 0.35 से ग्रेटर है। लेकिन कितना ग्रेटर है थोड़ा सा, कि ट्रू मीन जो पॉपुलेशन की वैल्यू है फिर वो किस रेंज में फॉल कर सकती है, तो हमने ये भी देख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी को याद है टाइप 1 या टाइप 2 एरर्स हमने देखे थे? आई थिंक मैम आपने करवाया था, ये मशीन लर्निंग के मुतल्लिक़ है, ये भी आपने बताया था। एम आई राइट? नहीं, वैसे भी देख हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही इसका यूज केस है। जी मैम, अभी जहन में नहीं है। ओके, सो बेसिकली बट हम लोगों ने, हाँ,
तो इसको देख लेते हैं। ठीक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। सो बेसिकली एरर किस तरह का हो सकता है कि यानी अगर कोई चीज़ गिल्टी नहीं है, जैसे वो कोर्ट की एग्जांपल लेके चल रहा है, जस्टिस वर्डिक्ट नॉट गिल्टी। ठीक है। और मतलब उसने वाकई में, एक तो हम लोगों ने कह दिया कि वो गिल्टी नहीं है, ठीक है, जज ने फैसला ये सुना दिया कि वो मुजरिम नहीं है, और उसने वाकई कोई क्राइम कमिट नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि फैसला ठीक हुआ है आपका, कि उसने किया भी नहीं था क्राइम, और आपने भी कह दिया कि हाँ वो मुजरिम नहीं है, तो करेक्ट हो गया। लेकिन अगर उसने क्राइम किया था, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया कि उसने नहीं किया, ठीक है, वो मुजरिम नहीं है, जबकि उसने क्राइम किया था, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एरर है। सही, इसी तरह से, यानी कि वो उसे, उसने जो क्राइम किया उसकी सजा उसे नहीं मिली, ठीक है। तो वर्डिक्ट अगर, और फिर एक ये चीज़ है कि उसने क्राइम किया है, ठीक है, मतलब सॉरी, आपने उसे कह दिया कि उस वो गिल्टी है, मुजरिम है, लेकिन उसने कोई क्राइम नहीं किया था, ठीक है, तो ये भी रॉन्गफुल कन्विक्शन था, फैक्ट्स आपने गलत किया। और अगर उसने वाकई क्राइम किया और आपने भी कहा कि वो मुजरिम है, तो करेक्ट डिसीजन था, ठीक है ना, ये समझ आती है। तो उसी तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो यही एग्जांपल दे रहा कि अगर एक्चुअल में जो नल हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था, और आपने भी उसको करेक्ट कहा, तो इसका मतलब ये कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिल्कुल ठीक किया है। या फिर दूसरे वर्ड्स में कि अगर आपने एक्चुअल हाइपोथेसिस जो है वो, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो करेक्ट था, और आपने भी उसको चूज किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने डिसीजन ठीक लिया। लेकिन दो सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपका डिसीजन गलत डेफिनेटली कैसे हो सकता है कि अभी आपने नल हाइपोथेसिस को चूज किया, लेकिन असल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक था, तो फिर इसका मतलब है कि आपने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस असल में ठीक होना था, लेकिन आपने नल हाइपोथेसिस को कह दिया कि वो ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, तो आपने गलत रिजेक्ट किया है, ठीक है, तो इसलिए इसको फाल्स, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपने गलत रिजेक्ट कर दिया है, ठीक, तो फाल्स नेगेटिव होगा। और अगर आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज किया है जबकि वो गलत था, ठीक है, और असल में नल हाइपोथेसिस ठीक था, ठीक, और आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को गलत सिलेक्ट किया, ठीक, तो फिर वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव्स हैं, इसको नाम दे रहे हैं कि फॉल्स पॉजिटिव जो है हमारा टाइप 1 एरर है, और फॉल्स नेगेटिव हमारा टाइप 2 एरर है। यानी टाइप 1 एरर कि जब हमने अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, बेशक वो गलत भी है और हमने एक्सेप्ट कर लिया उसे, जबकि असल में नल हाइपोथेसिस ठीक था, ठीक है। या फिर अगर मेरा जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, असल में वो एक्चुअल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक था और मैंने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो फॉल्स नेगेटिव होगा, ठीक। सो ये एक जेनेरिक सा था। इस आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी, राइट। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस बेस पर करते हैं? फाल्स का तो ये भी देखने को मिलता है, इधर जैसे इधर लिखा हुआ है फाल्स पॉजिटिव, और फॉल्स फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, और पास खास लिखा होता है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेस पे होता है? ये सो बेसिकली यही है ना। हाँ। ओके, सो बेसिकली ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ये असल में एक है डिसीजन मैट्रिक्स, लाइक वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट करें एक चीज़ पॉजिटिव थी, और ये मशीन लर्निंग में इसका सबसे ज़्यादा, हाँ वाकई में ये यूज़ केस होता है कि फर्स्ट करें एक चीज़ पॉजिटिव थी और आपके मॉडल ने भी कहा वो पॉजिटिव है, ठीक है, उसका पॉजिटिव ही आंसर आया, यानी जो मॉडल ने भी प्रिडिक्ट उसको पॉजिटिव किया, सो दैट्स दैट मीन कि वो ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेकिन अगर एक चीज नेगेटिव थी लेकिन आपके मॉडल ने उसको रॉन्गली कह दिया कि वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पॉजिटिव, जो आपके मॉडल ने कहा ना कि पॉजिटिव है, वो गलत कहा है ना, तो वो फाल्स पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू, मतलब जैसे पॉजिटिव ही थी और आपके मॉडल ने भी उसको, या आपने सेलेक्ट करते हुए भी उसको पॉजिटिव ही कहा, तो इसका मतलब ये कि आपने वो बिल्कुल ठीक पॉजिटिव कहा। या एक वैल्यू नेगेटिव थी और आपके मॉडल नहीं, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हुए जो भी, कि वो आपका जो रिजल्ट था वो भी नेगेटिव ही था, और जो असल में रिजल्ट था वो भी नेगेटिव था, इसका मतलब ये है कि वो ट्रू नेगेटिव है। लेकिन असल में अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव था और आपने उसको नेगेटिव कह दिया,
ठीक है, मतलब मॉडल आपका कह रहे हैं नेगेटिव है लेकिन असल में पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने नेगेटिव, वो जो मॉडल ने या हमने कंक्लूड किया ना नेगेटिव, तो वो फॉल्स नेगेटिव था, कि असल में वो नेगेटिव नहीं था, आपने कह दिया नेगेटिव है, तो गलत कहा है आपने कि नेगेटिव है। सो ये सिंपल ये टर्मिनोलॉजी जैसे है। डज दैट जी मेक मैम। सेंस? जी मैम, यानी कि ये मॉडल और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी जो है उसके उसके बेस पर ये प्योर पॉजिटिव और नेगेटिव करता है। हाँ, मतलब जो हमने डिसीजन, जैसे यहाँ पे मैं इसको कह रही हूँ ना फॉल्स नेगेटिव, तो मैं क्यों कह रही हूँ फॉल्स नेगेटिव, कि उसने यकीनन कोई नेगेटिव रिजेक्ट यानी किया है किसी चीज़ को जिसको नहीं करना चाहिए था। मतलब असल में वो एक्सेप्ट होती थी और मैंने उसे रिजेक्ट की है, कि ऐसे कि मैंने नल हाइपोथेसिस को चूज किया है, जबकि असल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक था, यानी मैंने गलती से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो जो मैंने इसको नेगेटिव, मतलब इसको जो रिजेक्ट रिजेक्ट किया मैंने, जिसको मैंने कहा कि ये नेगेटिव है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो मैंने गलत रिजेक्ट किया था सबसे, तो इसलिए वो फॉल्स नेगेटिव कह रही है उससे। जी गॉट मैम। इट? जी मैम, थैंक यू। ओके। सो अब इसमें नेक्स्ट, तो ये जैसे वो बता रहा है कि अब इसमें हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से कैसे एरर बन सकता था, कि फर्ज करें कि फाल्स पॉजिटिव यानी टाइप वन एरर क्या बन सकता था। मतलब जो मेरा फाल्स पॉजिटिव है, हमने देखा है कि हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज करें, जबकि वो नॉन हाइपोथेसिस हो असल में, यानी हमने गलती से अल्टरनेटिव को चूज किया। तो यानी टाइप वन एरर में मतलब डाटा साइंटिस्ट डिड नॉट स्टार्ट कोडिंग एट अ हायर रेट। ठीक, तो इफ PA is greater than alpha, we fail to reject H नोट। सो बेसिकली इसमें वो ये कह रहा है कि हमें पता है कि सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा पी वैल्यू है, तो हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हमने तो पी वैल्यू और अल्फा की वजह से देख के उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन असल में वो जो वैल्यू थी मतलब हाइपोथेसिस के अगेंस्ट था असल में वो, लेकिन हमने उसे रॉन्गली एक्सेप्ट कर दिया, तो टाइप वन एरर होगा। तो इसी तरह से उसने ये सेम चीज़ वही एग्जांपल से बताई हुई है हमारे, वही चीज़ है कि हम रॉन्गली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने अपने हाइपोथेसिस को। तो इसमें अब प्रैक्टिस जो है, देखिए फिलहाल की रहने देते हैं हम लोगों ने, आगे इसको देख लेते हैं टी टेस्ट को। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को घर से लाइक दे दूंगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये सारे पी वैल्यू तो निकाल के देख ही ली है, सो इट विल नॉट बी नीडेड। अब नेक्स्ट जो है टी टेस्ट पे जाते हैं। अब टी टेस्ट और ये सारे इसका एक ओवरव्यू अगर मैं दूं आप लोगों को, तो ये होगा, लेट मी एक्सप्लेन अ बिट फर्स्ट। इसका मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दिया भी हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि wait a minute, अच्छा ये व्हाइट बोर्ड आ गया। यस, वी विल हैव अ क्लास इंशाल्लाह टुमारो। ओके, तो इसके अलावा लेकिन ये है कि ना, वी विल हैव अ क्लास टुमारो, फ्राइडे को क्लास होगी ना, फ्राइडे तक होती है क्लासेस। I mean to ask that, ma'am, tomorrow will be last class. After यस that, यस we will यस, continue हाँ after जी वो आई Eid. विल, यस यस, एज आई टोल्ड अर्लियर लाइक यस, जो मतलब हमारी जो यानी फेज वन है डाटा एनालिसिस का, लाइक वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन एक मैसेज मैं स्लैक में दूंगी, तो ओनली देन थिंग्स विल बी कंफर्म, और अगर नहीं आता वो क्योंकि ऑफिशियल से लाइक वो फाइनलाइज करके पोस्टर बनेगा, उसमें लाइक वी विल अनाउंस के फेज वन डाटा एनालिसिस का कंप्लीट हो गया। फिर फेज टू जो है डाटा एनालिसिस का, वो हम ईद के बाद लेटर ऑन जब फिर पोस्टर एक निकलवा देंगे, तो उसके बाद स्टार्ट होगा ईद के बाद। Ma'am, what will be in phase two?
ओके, सो इसी की कंटिन्यूशन होगी। जैसे अभी वैसे तो मैं चाह रही थी कि सारे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेते, लेकिन हमारी पेस थोड़ी सी स्लो हो रही है। लेकिन अन्य हो तो हाइपोथेसिस टेस्ट जितने भी रखे हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे, उनके यूज केसेस देखेंगे। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ही मैं देने लगी हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली कि टी टेस्ट पे जाने से पहले एक ज़रा ओवरव्यू हो जाए कि कौन कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट है। फिर लेटर ऑन हम रिग्रेशन एनालिसिस और मशीन लर्निंग का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। फिर हम उस पे ही इंशाल्लाह आगे जाएंगे। या फिर अगर हमें स्टार्स का देखना हुआ तो हम बेसियन स्टैटिस्टिक्स है एक। ठीक है, तो इसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, मैम मशीन लर्निंग इट्स से भी पहले। मैम इट्स बेटर इफ वी हैव knowledge of machine learning first. राइट, ठीक है। तो हाँ, ये क्योंकि इन डेप्थ में है बेसियन स्टैटिस्टिक्स, तो ठीक है, हम पहले मशीन लर्निंग की बेसिक्स दे देते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह फिर अभी क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी हमारी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पहले कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ही मतलब कि, और इस दौरान ये हो सकता है कि मैं आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ स्लैक पे ही, कि वो आप देख लें तब तक। तो अगर मैं आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई यूजफुल ट्यूटोरियल्स जो मुझे लगे अगर मैं शेयर करूँ, तो कैन यू गाइस लर्न फ्रॉम दैट ऑन योर ओन एंड एज वेल? Oh, no, ma'am. According to my suggestion, I think your insight will be very grateful because I know that on internet there are a lot of literature, but it's not understandable without any teacher interpretation. So your interpretation will be valuable. It's my suggestion and perception. ओके, दैट्स गुड, दैट्स फाइन इधर वेज लाइक। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही कर देते हैं कि डेफिनेटली हम इसको करेंगे। लेकिन वो जस्ट आई जस्ट थॉट कि शायद वो पिक करना आसान हो जाएगा कि बच्चों ने पहले देखा होगा। बट इट्स फाइन, अगर वो लाइक आप देखिए देखने की कोशिश कीजिएगा नहीं होता, देन इट्स फाइन, स्टिल फाइन, हम उसको कवर करेंगे ही करेंगे। ओके, और एक इसके अलावा ये था कि आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि डाटा कैंप की आपने भी ली हुई है ना एक्सेस? मी क्योंकि मैं हाँ जी। नहीं मैम, मैंने नहीं ली हुई क्योंकि मैं ओके, अपने कामों में मसरूफ होता हूँ थोड़े से। तो इस वजह से मैंने वो नहीं किया। मुझे पता है कि वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो अ, जो अ, लोगों के दरमियान कोर्सेज ये में, से। हाँ जी, कोर्सेज हैं या फिर जो है वो मुकाबले वगैरह होते हैं आई थिंक। जी हाँ जी, ठीक है, राइट। असल में इसका ये फायदा ये था कि हम सारा उसको फॉलो कर रहे थे ना। तो अब आप देख भी रहे होंगे कंटेंट ज्यादा उधर से फॉलो किया हम लोगों ने। तो उसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लाइक ये जो क्वेश्चंस हैं यूजुअली मैं वहीं से ले रही होती हूँ प्रैक्टिस के। तो उसमें काफी प्रैक्टिस के हैंड मटेरियल आपको मिल जाता है। मैं प्रैक्टिस के लिए मेरे पास मटेरियल है। ओके, और मैं मेरे पास है मटेरियल, और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी वैसे शेयर किया था ये। तो इंशाल्लाह मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो वो मैं आपसे से भी शेयर करूंगा इन पर्सन। ओके, सो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देख रहे थे कौन से दो टेस्ट होते हैं बेसिकली अगर हम देखें। तो एक जेनेरिक वे में हम कहते हैं कि जो हम यानी इस बेस पे कि हमारी जो डाटा है, मतलब जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ठीक है, उस बेसिस पे अगर तो अ, इस बेसिस पे अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम फिर कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं जी। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर कौन सा अप्लाई करते हैं? ये टर्मिनोलॉजीज याद है ना आपको? कौन बताएगा? ओके, सो अगर अगर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि जो भी वेरिएबल या कॉलम है जिसके ऊपर मैं हाइपोथेसिस अप्लाई कर रही हूँ वो बेल शेप्ड कर्व दे रहा है, तो देन इट्स फाइन। मैं उसमें जो है ना उसको अप्लाई करूंगी पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट की अनदर से एक पूरी फैमिली है, लाइक कि कौन कौन सा टेस्ट है उसमें। और अगर मुझे जो है ना ये पता चले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो पहले मैं उस पे देखूंगी कि क्या वो मतलब कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ नॉर्मल में। ठीक, तो कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं कि अगर मुझे नॉर्मलाइजेशन करनी हो,
ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं नॉर्मलाइज करने के? एनीवन? जी। तो नॉर्मलाइज करने के कौन कौन से मेथड्स हैं नॉर्मलाइजेशन के? किसी को याद है? यस। ओके, सो बेसिकली मीन मैक्स स्केलिंग है। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं, हम इसको देखेंगे भी। और इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह करते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन है। ठीक है, इस तरह के कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, और फिर इनको यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या वो नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो अगर तो वो नॉर्मल हो गया है, तो फिर हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट करें फिर भी नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, मतलब हमने उसकी ट्रीटमेंट की, फिर भी नॉर्मलाइजेशन की ट्रीटमेंट के बाद भी वो हमने जब उसको देखा तो नॉर्मल वो फिर भी नहीं हुआ, नॉट नॉर्मल। तो फिर इन दैट केस, कि अगर वो नॉर्मल है ही नहीं है, ठीक डाटा, तो फिर हम क्या अप्लाई करते हैं? फिर हम उस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? जी। ये क्लियर है मैम अनुराग आपको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। तो उस पे मैंने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करने हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, और इन इन सब के यूज केसेस क्या होंगे, इसको देखते हैं। सो बेसिकली जो हम लोग अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन अगर मुझे चेक करनी है तो इसके भी टेस्ट है। मतलब मुझे यहाँ पे एक तो ये है ना कि हम हिस्टोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, और हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल है या नहीं है। तो लेकिन टू चेक नॉर्मेलिटी दूसरे टेस्ट भी हैं। वो कौन कौन से हैं? वो भी मैं बताती हूँ कि जैसे अगर मुझे नॉर्मेलिटी चेक करनी है ना, तो मैं ये सिंपली हिस्टोग्राम नहीं बताऊंगी, मैं उसमें टेस्ट अप्लाई करके, स्टैट्स के टेस्ट है। कौन कौन से टेस्ट हैं? एक है शपीरो भी टेस्ट होता है, या फिर एक है कोलमोग्रोव्स। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो टेस्ट यूज होता है वो कौन सा है? शपीरो का। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, और कोलमोग्रोव्स वाला जनरल है। ठीक। तो ये वाला टेस्ट ज़्यादा यूज़ होता है शपीरोविक। तो हम जो है ना उस पर वो अप्लाई करते हैं, और हम फिर वैल्यू देखते हैं कि क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी हम लेटर ऑन देखेंगे। अभी सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है। ठीक। तो हमने नॉर्मेलिटी इस तरह से चेक कर ली। सही। अब एक एक तो हम लोग हमेशा जब भी हमारे पास डाटा सेट आता है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया, नॉर्मेलिटी चेक की। ठीक। और एक और काम हम क्या करते हैं, ये जो है ना मैं सारा ही उठा के एक तरफ ले जाती हूँ। ओके। अनियो, तो ये नॉर्मेलिटी टेस्ट एक तो ये करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा कौन सा टेस्ट है जो हमने करना होता है? इसके अलावा हमने जैसे ही हमारे पास डाटा सेट आता है, एक हमने होमोजेनिटी टेस्ट करना होता है। यानी हम ये देखते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, क्या उनकी जो वेरिएंसेस हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? उसके लिए लीविन्स टेस्ट एक यूज होता है। ठीक। तो हम ये देखते हैं कि क्या जो वेरिएंसेस हैं सारे वेरिएबल्स के, वो इक्वल है या नहीं। ठीक। तो इसको भी हम देखेंगे आगे कि क्या है। बेसिकली अभी मैं सिर्फ ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि जब भी हमारे पास डाटा सेट आएगा और हमने उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करने से पहले ये भी एक स्टेप ये है कि मैं पहले चेक करूंगी कि नॉर्मेलिटी। ठीक। और दूसरा मैं चेक करूंगी उसमें कि होमोजेनिटी। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें चेक करके फिर मैं आगे मूव करूंगी। अब मुझे अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो फिर हमने देखा कि डाटा को नॉर्मल कैसे करना है।
और अगर डाटा नॉर्मल है तो फिर कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे, और नॉर्मल नहीं है तो फिर कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे। अगर तो नॉर्मल है, ठीक है, तो देन इट्स गुड, हम पैरामीट्रिक, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा यही होती है कि नॉर्मल ही हो, ठीक है, तो नॉर्मल के टेस्ट और वो चीज़ें ज़्यादा ईजी है लेके चलना, इंटरप्रिटेशन। तो यूजली वही यूज़ होते हैं। और बाज़ अवत जो एक डिसऑनेस्टी लोग करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अप्लाई करते हैं, वो यही है कि नॉर्मल नहीं भी होता तो उसके मतलब मिस रिपोर्ट करके कि वो नॉर्मल ही है, तो उसके ऊपर पैरामीट्रिक टेस्ट ही अप्लाई कर देते हैं, तो नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जाते नहीं। लेकिन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड assumptions। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ही केस में हम पैरामीट्रिक अगर नहीं है नॉर्मल तो ट्राई कर लें नॉर्मलाइजेशन से। बास का मीन मैक्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन मेथड से भी वो नहीं होता ठीक, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है, मतलब ठीक नहीं होंगी, मतलब इसमें नॉट नॉर्मल में भी गलती नहीं है, ठीक है, तो नॉट नॉर्मल नहीं है तो हमने फिर हमारी चॉइस फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होना चाहिए, ठीक। ओके, अब एक और चीज़ ये, अब एक ये सिलेक्शन हो गई कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे नॉर्मैलिटी चेक करके किया, ठीक। अब दूसरा जो है वो एक और हम डिसीजन लेते हैं, अब इस बेस पे लेते हैं कि क्या हमारा मकसद कंपैरिजन करना है, ठीक, यानी कि अगर मेरा मकसद कंपेयर करना है या रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस बेस पे भी मैं देखती हूँ कि मुझे कौन से किस तरफ जाना है, यानी कि अगर मुझे सिर्फ अगर तो मुझे कंपेयर करना है, ठीक, तो उसके कंपैरिजन में जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं, और अगर मुझे सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक, अ, ये किसने सेलेक्ट किया, व्हाट्स हैपनिंग, लाइक, ओके, चलो, ओके सो, ठीक है, तो ये यहाँ तक तो क्लियर है कि हमें पर्पस का भी पता होना चाहिए कि हमने करना किस लिए यूज़। अगर तो मुझे कंपेयर करना है तो उसके टेस्ट कुछ और हैं, यानी उसमें मे बी कि जैसे अभी हमने देखा, सॉरी अभी हमने देखना टी टेस्ट को, तो वो यूज़ करेंगे। और अगर मुझे सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए तो मेरे पास कौन सा टेस्ट है, मतलब टेस्ट नहीं, मैं कोरिलेशन खाली निकाल के फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है, कोरिलेशन फाइंड आउट करूंगी तो मुझे रिलेशनशिप पता चल जाएगा, और कंपैरिजन के लिए फिर आगे टेस्ट है। और कंपैरिजन में भी फिर हम देखते हैं कि क्या वो जो मैं कंपेयर करने लगी हूँ, क्या वो कैटेगोरिकल डाटा है या वो जो न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है, ठीक। तो अगर तो वो सारा कंप्लीटली कैटेगोरिकल डाटा ही मैं कंपेयर कर रही हूँ, यानी जो वेरिएबल्स मैं कंपेयर कर रही हूँ वो सारे के सारे कैटेगोरिकल हैं, ठीक। तो फिर मेरे पास जो ऑप्शन बचती है वो यूजली है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर, और इसके भी आगे कंडीशंस हैं कि काई स्क्वायर किस बेस पे लगेगा, अगर मैं दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर रही होंगी, तो ओनली देन वी विल यूज द काई स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक थ्री है इसमें, बट ओके सो बेसिकली ये इसकी आगे कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं बाद में कि किस तरह जब अप्लाई करेंगे। लेकिन और अगर इसी तरह से अगर कैटेगोरी का नहीं है डाटा, न्यूमेरिकल या कंटिन्यूस डाटा है, ठीक है, तो उस केस में या एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल है, ठीक है, इस तरह से भी ये न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस डाटा है वो, तो फिर उस केस में हम कौन सा अप्लाई करेंगे, उस केस में हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं और या एनोवा अप्लाई करते हैं। सो फिलहाल के लिए अच्छा ओके सो इसमें अब आगे कंडीशंस हैं कि टी टेस्ट कब अप्लाई होगा और एनोवा कब अप्लाई होगा, ठीक। तो इसमें वो सैंपल और हम ये दूसरी चीज़ें देखते हैं। अभी हमने एक एक टेस्ट हम लोगों ने ये भी फिलहाल के लिए देखा था, हमने जी स्कोर निकाला था, ठीक। तो जी स्कोर जो मैंने निकाला था वो बेसिकली उसमें एक ही ग्रुप को लेके चल रही थी ना मैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी थी जिसको मैं लेके चल रही थी, कि जी स्कोर निकाल के मैंने पी वैल्यू जो निकाली थी वो मैंने इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे निकाली थी कि वो 35 से ज्यादा है, जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन या कम है, ठीक है। तो इस केस में उसमें मैं क्योंकि प्रोपोर्शन की बात कर रही थी, तो जब मैं प्रोपोर्शन की बात करती हूँ पॉपुलेशन की, या फिर सिंपल एक ही वेरिएबल जैसे वहाँ पे मैं एक ही को जो उसकी एज थी उसको कंसिडर कर रही थी कि क्या वो मतलब उसका प्रोपोर्शन कितना है चाइल्ड चाइल्ड का, उसकी एक कैटेगरी चाइल्ड को ले रही थी कि चाइल्डहुड के कितने लोग हैं कि जिन्होंने चाइल्डहुड से कोडिंग स्टार्ट की, और उसके 35 प्रोपोर्शन को लेके चल रही थी, तो यानी सिंगल वेरिएबल को लेके चल रही थी। तो इस केस में फिर मैं जी स्कोर को यूज करती हूँ,
ठीक। जो हम लोगों ने पहले यूज भी किया कि जी स्कोर लिया और फिर उस हिसाब से उसकी आगे पी वैल्यू कैलकुलेट करके फिर उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। ठीक। अब इसके अलावा जो आगे अब इस जी स्कोर की एक और यूज केस ये भी है कि हम हमारे जब पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वो चीज़ें पता होती हैं तो तब हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक। और जो पैरामीट्रिक टेस्ट है अब वो क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक अभी जो मैंने भी एग्जांपल दी है ना, काई स्क्वायर टेस्ट की और टी टेस्ट की। यहाँ पे ऊपर। ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, इसमें मैं अगर थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन बताऊं कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, यानी इनको जरा डिटेल में भी देखें। यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें, लाइक कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही इसमें? वैसे अगर लाइक इट्स इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, हमने इन सारे टेस्ट को देखना भी है खुद से। सो वहाँ पे भी क्लैरिटी हो जाएगी जब हम अप्लाई करेंगे। अभी तक के लिए चीज़ें क्लियर हैं? एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू कैन आस्क। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। तो अब यहाँ पे मैं पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का ज़रा डिफरेंस एक बता दूँ कि कौन कौन से टेस्ट पैरामीट्रिक हैं, कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक हैं। इसका कलर ही चेंज हो गया लगता है। एनीहाउ, तो ये नॉन पैरामीट्रिक के दरमियान में ज़रा डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके सो पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे मैं बता रही थी, पर्पस दो ही होते हैं कि हम लोग ने ये देखना है कि क्या वो हम लोग पर्पस उसका यही है कि क्या हम कंपेयर करना चाह रहे हैं या कोई भी टेस्ट ले रहे हैं या फिर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है। दोनों केसेस में कि यहाँ तो हम कंपेयर कर रहे हैं या हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि फर्स्ट करें न्यूमेरिकल ये अगर वैल्यूज हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल में हमने देख लिया कि का स्क्वायर टेस्ट यूज होगा। लेकिन फर्स्ट करें न्यूमेरिकल भी वैल्यू है, हम उसको देख रहे हैं। तो इसमें दो टेस्ट यूज होते हैं, टी टी टेस्ट जो मैंने अभी ऊपर बताया कि कंपेयर के लिए यूज होंगे, और एनोवा टेस्ट। टी टेस्ट कब यूज होता है और एनोवा कब यूज होता है इसका भी मैं देखती हूँ। रिलेशनशिप जो है वो, रिलेशनशिप के लिए हमने देखा था कि पियर्सन जो कोरिलेशन है, ठीक है, वो यूज कर लेते हैं। यहाँ फिर इसके एक और चीज भी यूज होती है, वो है रिग्रेशन। पैरामीट्रिक की बात कर रही हूँ। अब उसी के पैरेलल में अगर मैंने कंपेयर करना है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो फिर मैं कंपेयर करते हुए जो टी टेस्ट है, ठीक है, टी टेस्ट की जगह पे मैं अब यहाँ पे क्या यूज करूंगी, टी टेस्ट की जगह पे यहाँ पे विल्कोक्सन टेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी वही सेम है कि मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अब, तो मैं फिर विल्कोक्सन है या फिर मैन्स विटनी टेस्ट है। ठीक है। और इस तरह से और दूसरे टेस्ट है। और जो इनोवा था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इनोवा यूज होगा अगर मेरे पास तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा वाली ग्रुप्स होंगे, दो से ज्यादा वाले, दो तक टी टेस्ट यूज होता है। ठीक है। और दो से ज्यादा वाले ग्रुप्स हो कंपेयर करना तो वो उसमें एनोवा यूज होता है। अब एनोवा की जो रिप्लेसमेंट नॉन पैरामीट्रिक में यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एनोवा यूज करें हैं, तो एनोवा की रिप्लेसमेंट नॉन पैरामीट्रिक में अगर हम देखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में फिर मैं यहाँ पे क्रुस्कुल टेस्ट लगा दी, क्रुस्कुल वेलिस टेस्ट। तो ये कोई टेस्ट है जो कि यूज होगा। एनी हाउ, और कोरिलेशन जब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ ना, तो जैसे पैरामीट्रिक में पियर्सन कोरिलेशन और रिग्रेशन था, तो अगर नॉन पैरामीट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो अब इस केस में मैंने अगर फाइंड आउट करना होगा ना रिलेशन, तो अब मैं क्या अप्लाई करूंगी, अब मैं कोरिलेशन फाइंड आउट करूंगी इससे पियर्सन, जो कि एक हमने देखा था कोरिलेशन फाइंड आउट करते, हमने स्लाइड्स जब इसकी देखी थी तो हमें पता है कि कोरिलेशन की और भी मेथड्स थे निकालने के। ठीक है। तो एक पियर्सन यूजली यूज होता है, स्पीयर्समैन नॉन पैरामेट्रिक के लिए यूज होता है। और इसके अलावा एक और यूज होती है रिग्रेशन। यहाँ पे कौन सी यूज होगी, केंडल टाल्स रिग्रेशन।
ठीक। तो इस तरह से कुछ ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू है कि कैसे बेस्ड ऑन आवर सर्टेन क्राइटेरिया ये सारी वैल्यूज जो है वो चेंज, मतलब एप्लीकेशंस जो यूज़ केसेस हैं उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया अबाउट इट। ठीक। सो अब ये हम देखते हैं कि अगर मेरे पास अब टी टेस्ट की भी आगे से वैरायटीज हैं, ठीक है। कि एक सिंगल टी टेस्ट लाइक एक यूज़ करते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड टी टेस्ट भी होते हैं। ठीक। वो हम किस बेसिस पे यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं खाली कंपेयर ये कर रही हूँ, एक तो मैंने ये बताया कि दो ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रही हूँ। अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं और मैंने उनका कंपैरिजन करना है तो मैं टी टेस्ट लगा रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं, ठीक है, मोर देन टू ग्रुप्स टू कंपेयर, तो फिर मैं टी टेस्ट नहीं लगाऊंगी, फिर मैं एनोवा लगाऊंगी। ठीक है, अगर दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं। अब जो दो ग्रुप्स हैं उनमें से भी आगे जो टी टेस्ट है ना उसकी टाइप्स हैं। ठीक है। यानी कि वन सैंपल टी टेस्ट है। यानी कि अगर मेरे पास एक नॉन मीन है, फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी एक मीन मुझे पता है, ठीक है, टी टेस्ट में वन सैंपल टी टेस्ट है। ठीक। तो वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है कि फर्ज करें कि मैं अपने सैंपल का जो मतलब जो ग्रुप है कोई भी, जिसको मैं एक मतलब वेरिएबल या एक कॉलम ले रही हूँ और उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ किसी नॉन मीन के साथ, मतलब एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे इस केस में ये था कि फर्ज करें कि मैं इसकी एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि दो मेरे पास कॉलम हो मीन वेट और हाइट का, और मैं उसमें एक ही वैल्यू कोई भी दूं, या फिर मैं दो ग्रुप्स कंपेयर कर रही हूँ फॉर एग्जांपल एप्पल और ठीक है, दो ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, एप्पल और बनाना, ठीक है, और उनका वेट आपस में मैं ये कह देती हूँ कि वेट उसका जो है ना उन दोनों का 30 है या नहीं है, मतलब उनका जो जो एक एक मैं स्पेसिफिक वैल्यू के साथ इनको अगर कंपेयर करूँ, ठीक है, तो वो मैं एक मतलब जो मीन वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ अगर कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट में मैं एक नॉन मीन के साथ कंपेयर करूंगी। सही। और अगर मेरे पास फर्ज करें कि अनपेयर्ड यानी दो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप्स की बजाय एक ग्रुप है और एक नॉन मीन है, ठीक है। अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं और मैं उनको आपस में कंपेयर कर रही हूँ तो वो होंगे अनपेयर्ड टी टेस्ट में। ठीक है, अनपेयर्ड टी टेस्ट क्या है, हमने सिर्फ वहाँ पे सिंपल लाइक हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमने सिंपली वहाँ पे कोड में जस्ट एक दो एक आधा वर्ड ही होता है, ठीक है, जो हमने चेंज करना होता है। तो ये अनपेयर्ड टी टेस्ट बन जाएगा। इसी तरह से जो अगर फर्ज करें मैं अब यहाँ पे जो सेम ग्रुप्स को ही आपस में कंपेयर कर रही हूँ, मतलब टू सेम ग्रुप्स, पहले मैं दो ग्रुप्स ले रही थी लेकिन वो दो ग्रुप्स डिफरेंट थे, ठीक है, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो मैं उनमें अनपेयर्ड लगा रही हूँ। और इसमें दो सेम ग्रुप्स हों और उनको मैं आपस में कंपेयर कर रही हूँ तो उसमें फिर पेयर टी टेस्ट लगेगा। यानी एट मैक्सिमम अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं ना कंपेयर करने के लिए तो फिर मैं उस पर टी टेस्ट लगाऊंगी। और अगर दो से ज्यादा बढ़ गए हैं तो फिर मैं अनोवा लगाऊंगी। और अनोवा की भी आगे से टाइप्स हैं, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, ठीक है। तो वो और इसके अलावा एक और भी टेस्ट होते हैं, एनकोवा मेनकोवा मनोवा मनकोवा, ठीक है, वो चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो इतना डेप्थ में नहीं हम जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। ओके। सो पेयर टी टेस्ट है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक तो मैंने ये बताया कि मेरे पास एक ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि जो स्टैक ओवरफ्लो का ही डाटा सेट था तो उसमें जो चाइल्डहुड है लाइक वो मीन वैल्यू जो है एज उनकी, मैं फॉर एग्जांपल 30 कह देती हूँ कि मीन एज इतनी है। अब इस मीन वैल्यू के साथ मैं उस पूरे ग्रुप को जो मतलब उसका चाइल्ड के डाटा था, ठीक है, उसको कंपेयर कर दूं कि क्या वो वाकई इतनी है या नहीं। अब मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हूँ लेकिन ये जो एक वैल्यू है वो फिक्स है, स्पेसिफिक मीन वैल्यू है जिसके साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो वो हो गया वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक। अब टू सैंपल के अंदर यानी यहाँ पे ये दोनों थी टू सैंपल और इसमें मैं दो ग्रुप्स ले रही हूँ, अगर तो वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ठीक, जैसे कि मैं अब यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि मैं वेट देख रही हूँ लेकिन एक बनाना है और एक एप्पल है, ठीक है, एक ही चीज़ देख रही हूँ वेट, लेकिन वेट कंपेयर कर रही हूँ मैं बनाना और एप्पल का, ठीक है, इसमें आपस में वैल्यूज दी हैं और इन दोनों का मैं वेट कंपेयर कर रही हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसमें
अनपेयर्ड टी टेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप्स का वेट कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन फर्ज करें कि मैंने दो सेम ग्रुप्स लेने हैं और उनका आपस में वेट कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल कि मैं अब बनाना ले रही हूँ, ठीक है, दूसरा भी मैं बनाना ही ले रही हूँ कॉलम, ठीक है, इसमें भी बनाना है, लेकिन एक बनाना एक एरिया से आया हुआ, दूसरा फर्स्ट फर्स्ट करें कि एक स्टोर से लिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने लिया है किसी लोकल मार्केट से, ठीक है। तो अब वो सेम सेम ग्रुप है, ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट सोर्सेस से आया और सेम ग्रुप है, तो उसी के मैं वेट्स को आपस में कंपेयर अप करूंगी। तो मतलब सेम ग्रुप ही दो डिफरेंट जगह से मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो उनको मैं आपस में कंपेयर करूँ तो फिर मैं पेयर टीचर्स लगाऊंगी। सो इतना थोड़ा सा आइडिया हुआ है। जी। इस चीज़ की क्लैरिटी भी है। और इसके अलावा कोई क्लास तो नहीं है ना यहाँ पे अब क्लास? तो कोई नहीं है ना, इसके बाद कंटिन्यू करें थोड़ा सा, टी टेस्ट को मेरा ख्याल था देख लें, इफ यू गाइस आर अवेलेबल। ओके ओके ओके, सो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना, मतलब ये आउट ऑफ लाइक तो नहीं हो गया कि मैंने क्या बता दिया? आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर मुझे डाउनलोड की ऑप्शन, एक्सपोर्ट पीएनजी, ओके ओके ओके, ज़्यादा हो गया। चलें फिर यहाँ तक करते हैं, फिर कल कर लेंगे बाकी। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, इसको याद करने की या वैसे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मैं वो शेयर भी कर दूंगी। इस तरह की फ्लो शीट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी ऑनलाइन भी। ये जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू था कि आपको आइडिया हो कि कौन कौन सा टेस्ट पॉसिबली हो सकते हैं और हम किन बेसिस पे डिसीजन सारा लेते हैं कि हमने इसको करना है, कौन सा अप्लाई करना है, जस्ट एक आइडिया हो। अभी हमने सबको बारी बारी देखना है, उसका अप्लाई करना है, उसका प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? सो ओके। ओके सो जस्ट, हाँ ओके सो इसके, डोंट फील ओवरवेल्म्ड बाय दैट, लेकिन एक जस्ट अगर हम टी टेस्ट को ही अगर देख लें, एक जस्ट सिंपली गो थ्रू भी करते हैं। अगर इसको कल मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर दूंगी, सिंपल अगर मैं गो थ्रू करूँ, तो टी टेस्ट हमने जैसे जी टेस्ट जी स्कोर निकाला था। तो लेकिन अगर मेरे पास दो, जैसे हमने पहले भी कहा है ना कि दो अगर सैंपल्स हों, पहले तो सिर्फ मैं चाइल्ड को लेके चल रही थी, ठीक है, और चाइल्ड वाला जो सा था ना, अगर आप देखें तो वहाँ पे जब मैंने जी स्कोर निकाले हैं तो मैं तो सिर्फ वहाँ पे चाइल्ड को ही देख रही हूँ ना कि चाइल्ड चिल्ड्रन कितने 35 हैं, ठीक है, मीन उसका निकाल के सिर्फ चिल्ड्रन का ही वैल्यू, सिर्फ यानी एक प्रोपोर्शन देख रही थी। तो जब मैं सिर्फ प्रोपोर्शन निकाल रही हूँ ना किसी एक का और उसी को देख रही हूँ, तो वो तो आ जाएगा जीक स्कोर, ठीक है, क्योंकि एक ही की बात हो रही है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है। लेकिन जब मैं एक से ज्यादा कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, यानी एक से ज्यादा ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हो गए हैं, उनको कंपेयर करूंगी, तो फिर मैं टी टेस्ट लगाऊंगी। अब जैसे यहाँ पे एज में अब वो दो वेरिएबल्स आ गए हैं, चाइल्ड और एडल्ट, और उन दोनों को कंपेयर करेगा। तो ठीक, अब यानी फिर वो ग्रुप कंपैरिजन मतलब हम करने लगे हैं, तो फिर अब टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब इसमें अगेन हम हाइपोथेसिस को उसने अब ये लिखा है कि फॉर एग्जांपल वही जो कंपनसेशन हम देख रहे थे कि चाइल्ड और एडल्ट, पहले वो सिर्फ चाइल्ड की देख रहा था कि जो कंपनसेशन है वो 35 हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि चाइल्ड और एडल्ट दोनों का देखना है, ठीक है। अब इनर, अब वो यानी दो चीजें कंपेयर कर रहा है, दो मीन्स कंपेयर करने लग पड़ा है वो, ठीक है। तो जब वो दो मीन्स कंपेयर कर रहा है दो ग्रुप्स को, तो अब क्या लगना है, अब वो जी स्कोर नहीं लग सकता, अब वो क्या लगेगा, टी टेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे वो जो नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि हम यूजली बाय डिफॉल्ट उसमें नल हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं कि नो डिफरेंस। सो इसमें वो ये कह रहा है कि जो दो हम कंपेयर करेंगे ना ग्रुप्स, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों एक बना है। तो उसी चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का जो माइनस करके जो माइनस आएगा ना डिफरेंस, वो जीरो होगा। तो डिफरेंस जीरो आने का मतलब यही है कि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है। तो चाहे ऐसे लिख दें चाहे हम वैसे लिख दें, नल हाइपोथेसिस को बात एक ही है कि हम ये कह रहे हैं कि जो दो ग्रुप्स हम कंपेयर करें उनके मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर उसके अगेंस्ट क्या होगा
कि कम या ज्यादा, ग्रेटर देन या लेस देन की बात होगी। फॉर एग्जांपल चाइल्ड चाइल्ड का जो मीन है वो ग्रेटर देन है एडल्ट से। यहाँ इसी बात को दूसरा लिखने का तरीका ये है कि मैं ये कह दूं कि जो चाइल्ड का मीन है उसको माइनस करूं एडल्ट के मीन से, तो जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी ना। ठीक है, ग्रेटर देन कह रहे हैं कि चाइल्ड ग्रेटर देन, तो इसकी वैल्यू बड़ी ही होगी, तो तभी जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। राइट। तो एक ही चीज को कहने के दो तरीके हैं। तो बाय डिफॉल्ट है यही कि नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है या फिर दोनों सेम है, और इसमें अल्टरनेटिव में मैं ग्रेटर देन या लेस देन कह देती हूँ। सही। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के चिल्ड्रन। अगर जो लोग, यानी हम यहाँ ये कंपेयर करें कंपनसेशन, तो मैं ये कह दूं कि अगर जो लोग चाइल्डहुड से कोडिंग स्टार्ट कर रहे थे, उनकी जो एनुअल कंपनसेशन अगर डाटा साइंटिस्ट या डेवलपर अब ज्यादा है, मैं ये कह रही हूँ। जबकि नल हाइपोथेसिस कह रहे कि नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, दोनों की सेम है। ठीक। तो अब इस केस में ऑफ कोर्स मुझे पहले ग्रुप वाइज, अब सबसे पहला काम पता क्या आता है वर्क फ्लो में। सबसे पहले ये तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करते हैं, राइट। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद हमने एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स भी निकालनी होती है ना, एस्टिमेट, ताकि उस बेस पे हम अपना कोई हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिक वैल्यू निकाल बना सके ना, अपनी आइडिया ले सकें कि हम इसकी हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिक वैल्यू क्या देंगे, ताकि फिर उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम ये है कि हम पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालें, फिर नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बताएं, फिर उसके बाद हम टेस्ट अप्लाई करें। ठीक। तो अब मैंने इसमें समरी स्टैटिस्टिक्स निकाली है। समरी स्टैटिस्टिक्स क्या है इसमें, कि मैं ग्रुप वाइज पहले ना देख लूँ कि सैंपल में कितना उसका है। ठीक है, तो ग्रुप बाय करके, क्योंकि अब मुझे पता है कि इसमें एज फर्स्ट कोड के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एडल्ट और चाइल्ड। ठीक है। तो इन दो कैटेगरीज को क्योंकि मैं कंपेयर करूँ, तो इस पे बेस पे ग्रुप बाय कर दूं, और जो इसकी कंपनसेशन है एनुअल सैलरी की, जो भी कंपनसेशन है उसका फिर मीन ले लूं। ठीक है। ये जो दो मैं कंपेयर कर रही हूँ वैल्यूज को, ठीक, ग्रुप्स को, कैटेगरीज को, ठीक, दो ग्रुप्स का, तो अब इसमें उसकी जो एडल्ट की एवरेज सैंपल जो हमारे पास है ना, जो गिवन सैंपल था स्टैक ओवरफ्लो का, उसके मुताबिक एडल्ट की एवरेज सैलरी, ऐसे मतलब एडल्ट मीन्स के जो ऐसे डाटा साइंटिस्ट थे जिन्होंने चाइल्डहुड से फर्स्ट कोड नहीं था लिखा, बड़े होके लिखा था। ठीक है। कोडिंग स्टार्ट की थी बड़े होके, तो उनकी ये मीन कंपनसेशन है। और जो ऐसे डाटा साइंटिस्ट जिन्होंने छोटे होते से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, अब वो जब प्रोफेशन में है, तो उनकी एनुअल कंपनसेशन की एवरेज ये है, जो कि हमें डाटा सेट यानी सैंपल से मिली है। ठीक। ओके। अब उसने यहाँ पे इस बेस पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेगा। ओके, यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं, लाइक आर यू गाइस विद मी? इतनी समझ आ रही है? जी मैम। शर्म आ रहा है आपको? जी मैम। ओके। चलो, अगर जस्ट हमें उसको थोड़ा सा बस देखते हैं, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या, सैंपल मीन एस्टिमेट्स थी, यानी हमें सैंपल मीन को, हम क्योंकि टेस्ट अप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हम सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट ले सकें। राइट। तो एक तो ये कि हम जो सैंपल मीन है एक्स बार से शो होता है, राइट। तो जो सा एक्स यानी जो हमने ये जो निकाला है, ये एडल्ट मीन था, ये चाइल्ड का मीन निकाला था, ऐसे ही है। तो उन्हीं को हम सैंपल में से क्योंकि मीन ले रहे हैं, तो एक्स बार से डिनोट हो गए, तो चाइल्ड मीन एक्स बार चाइल्ड से, और एक्स बार एडल्ट से, जो ऊपर हमने मीन निकाला है वो उसको एक्स बार एडल्ट से शो कर देंगे। और जो हम इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी ना, कि हम दो मीन्स का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक। यानी एक्स चाइल्ड में से एक्स बार को माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी। और अब इसी तरह की हमने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पहले भी की हुई है, जी स्कोर। राइट। जी स्कोर में भी हम क्या करते थे, हम यही करते थे ना कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स आती थी, ठीक है, उसको माइनस करते थे, सैंपल स्टैट्स को माइनस करते थे पॉपुलेशन के जो हाइपोथेटिकल पैरामीटर था, हमने कोई भी फिक्स किया होता था। ठीक। वो वैल्यू से हम उसे माइनस करते थे, और डिवाइड किससे करते थे? जी, स्टैंडर्ड एरर से। इज इट सो? आर यू गाइस विद मी?
यस मैम। या चने फिर। ओके, चने। बस ये ऐसे ना कहे ना कि अगर वाकई में बिल्कुल समझ आना बंद हो गई है तो बता दे। समझ आ रही है? Yes, ma'am. ओके देन इट्स फाइन, इट्स यस फाइन देन। यस मैम, थोड़ी थोड़ी वो लगी रही है। हाँ ये इजी है, इजी है ये। क्योंकि हमने पहले इससे मिलते जुलते किए हैं ना, बेस अब बन गई हुई है, तो ये जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो बस कल प्रैक्टिस इसकी करेंगे ना, एक आधा क्वेश्चन क्लास में कराऊंगी तो फिर वो रिवाइज भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये जनरल है और व्यू है, तो जस्ट टेक इट एज इट इज। तो ओके, so जो हमारा जी स्कोर था वो ये इस तरह से फॉर्मूला निकलता था। लेकिन क्योंकि वो तब हम लगाते थे जब मैं एक ही वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू से साथ इसको कंपेयर करी थी और प्रोपोर्शन ले रही थी ना, जैसे मैं सिर्फ चाइल्ड का प्रोपोर्शन ले रही थी और उनका सिर्फ देख रही थी कि क्या वो 0.35 के इक्वल, हाइपोथेटिकल वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। लेकिन अब तो मैं दो कंपेयर कर रही हूँ, मैं चाइल्ड और एडल्ट के मीन्स को आपस में कंपेयर कर रही हूँ। तो अब मुझे टी टेस्ट लगाना है। तो उसके पैटर्न में फिर जो टी टेस्ट है वो भी इसी से बना है। ठीक है, कि डिफरेंस इन सैम्पल स्टार्स, यानी डिफरेंस इन सैम्पल स्टार्स का मतलब ये है कि एक्स इन चाइल्ड, ठीक है, यानी जो एक्स बार यानी जो चाइल्ड का मीन हमने निकाला था माइनस जो हमने एडल्ट का मीन निकाला है वो। ठीक है, और इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, एक्स चाइल्ड माइनस एक्स एडल्ट जो हमने ऊपर निकाला ग्रुप बाय करके मीन निकाले वो, और साथ जो पॉपुलेशन के मीन्स आएंगे, ठीक है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यूज है ना मीन की, उनको आपस में इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक, और फिर स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है इस मीन का, जो हमारे सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है ना उसका स्टैंडर्ड एरर। मैम इन ओके। सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स जी जो था वो हम सिंगल पैरामीटर पैरामीटर ले रहे थे उसमें, सिंगल हम्म वेरिएबल ले रहे थे। इसमें हम्म। दो वेरी टी में जो है वो दो पैरामीटर या दो वेरिएबल लेंगे। यस, यस एग्जैक्टली। इसमें दो ग्रुप्स है ना, तो इसलिए दो ग्रुप्स का कंपैरिजन के लिए टी टेस्ट यूज हो रहा है। यस, तो इसमें चाइल्ड और अडल्ट दो ग्रुप्स हैं जिनका कंपैरिजन के लिए, तो इस तरह से हमारा फार्मूला जो है ना टी टेस्ट के लिए वो ये हो जाएगा। अब हम टी वैल्यू टी की निकालने के सी स्कोर नहीं यूज कर रहे हैं, तो टी को टी की ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको यूटिलाइज करेंगे लेटर ऑन। अब हम, क्योंकि पी वैल्यू जो है ना वो हम जो सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करें ना उसकी बेस पे निकलनी है। ठीक है, जब पहले जी स्कोर यूज करके उससे भी पी वैल्यू निकाल रहे थे, अब हम टी को यूज करेंगे और इस टी की बेस पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, जो हम पी वैल्यू उसके जो पी वैल्यू का फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर भी चेंज होगा, तरीका था हमने कहा कि अब डिफरेंस का आएगा, तो स्टैंडर्ड एरर पहले हम कैसे निकाल रहे थे? अगर इफ यू रिकॉल इट जस्ट क्विकली, तो पहले हम स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाल रहे थे? कौन बताएगा? मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइड करते थे सैंपल साइज से, स्क्वायर रूट। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो हम यानी जो नहीं, मैं इसमें ये करती ना, हाँ वो सैम्पल साइज से डिवाइड करते हुए, मतलब वो जो एक एक तो फॉर्मूला ये था कि मैं स्टैंडर्ड एरर कह रही थी कि वो ट्रू पॉपुलेशन के, यानी जो ट्रू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का स्क्वायर रूट। लेकिन हमें पता था कि पॉपुलेशन का ट्रू स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता नहीं होती, तो हमने बूटस्ट्रैपिंग जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है उसकी निकाल रहे थे, तो बूटस्ट्रैपिंग पॉपुलेशन ले रहे थे, बूटस्ट्रैप, ठीक है। आ, और इसके अलावा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगा रहे थे, ठीक है ना, जो हम बूटस्ट्रैपिंग पॉपुलेशन से अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे थे, निकाल रहे थे, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेल्टा डिग्री ऑफ फ्रीडम वन सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते, और हम ये कहते हैं कि एक अप्रोक्सीमेशन है स्टैंडर्ड एरर की। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड एरर की एक अप्रोक्सीमेशन बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन से यूज करते थे। लेकिन उसका, अब ये बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट करना, वी नो कि हम हजार या इतने मीन्स 5,000 मीन्स का लूप लगा के वो जब निकालते थे, तो इतनी एक कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसका एक इजियर वे जो टी टेस्ट में हम यूज करते हैं ना वो ये है कि मैं इस तरह से भी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल रही हूँ ना तब क्या हो सकती है कि मैं सिंपली इस तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूं के उनके वेरिएंसेस है डिवाइडेड बाय, मतलब सिंपल इस फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से, लाइक इसका स्टैंडर्ड एरर निकाल लूं। ठीक, तो एस बेसिकली क्या है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी इस वेरिएबल की, और एन क्या है, उसका सैंपल साइज होगा।
जो कि हम अभी निकालेंगे इसका बारी बारी, जैसे हमने पहले मीन निकाला ना ग्रुप बाय करके, वैसे ही इसका काउंट और इसके जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल जाएगी। ठीक है, स्क्वायर वेरिएंस है लेकिन उसका स्क्वायर रूट लेके ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसी को भी बताती हूँ कि स्टैंडर्ड कैसे निकालना है। फिलहाल के लिए उसने जो सेम ऊपर से स्टैंडर्ड एरर की जो फार्मूला था ना अप्रोक्सीमेट करके जो आया था बूटस्ट्रैपिंग की जगह पे, सिंपली पहले उसको लगाया। ठीक है, और एक और चीज उसने क्या की है, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं ना हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, क्योंकि हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर उसके हवाले से एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम नल हाइपोथेसिस में हमेशा ये कहते हैं ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, और ऊपर भी हमने नल हाइपोथेसिस जो सेट किया था उसमें हमने ये कहा था कि जो इन दोनों को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। म्यू चाइल्ड जो है वो इक्वल है म्यू एडल्ट के, या इन अदर वर्ड्स कि अगर मैं म्यू चाइल्ड का माइनस करूं म्यू अडल्ट से, तो क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है तो इन दोनों को माइनस करके आंसर जीरो आएगा। तो ये था ना हमारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उस बेस पे हम इसका मतलब है अगर हम, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जब भी स्टार्ट लेते हैं ना तो हम नल हाइपोथेसिस को कहते हैं कि ट्रू एज्यूम करके चलते हैं। तो हमने इसको ट्रू एज्यूम करके हम इसमें फिर जीरो डिफरेंस जीरो है तो जीरो की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उसने जीरो की वैल्यू इसमें पुट की और इसका मतलब है कि ऊपर जब इसको माइनस किया जीरो से तो ये सिर्फ यही आंसर आ गया ऊपर। मेरी बात क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। अभी टी वैल्यू का, यस टी वैल्यू का फार्मूला अभी ये बन गया। सही, तो अब जो मैंने अब इसमें जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला था उसको भी उसने अब इसमें ऐड कर दिया। तो अब ये टी वैल्यू यानी हमने जो निकालनी है ना, तो अब ये वाला फार्मूला हमारे पास आएगा। तो इसके बेसिस पे हम फाइनल ने किसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमने मीन ग्रुप बाय करके निकाली थी पहले ही, वो वाली ऐड हो जाएंगी। उसी तरह से इसकी भी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ग्रुप बाय करके हम निकाल लेंगे, जो कि इसने ये निकाली है। देखें, एक्स बार पहले ही हमने निकाला था जैसे ग्रुप बाय करके, कि हम जो कैटेगोरिकल कॉलम है उसकी बेस पे ग्रुप बाय करेंगे और जो हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम है उसका मीन निकाल लेंगे। ठीक है, ग्रुप बाय करेंगे कैटेगोरिकल कॉलम के हिसाब से यानी एडल्ट और चाइल्ड, और फिर इनका जो रिस्पेक्टिव जो हम कंपनसेशन कर रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल कॉलम है। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल कॉलम का मीन ले लेंगे ग्रुप बाय करने के बाद। तो जितने एडल्ट हैं उनकी जितनी कंपनसेशन लिखी होगी एनुअल कंपनसेशन उनका मीन, और जितने चाइल्ड थे उनकी एनुअल कंपनसेशन का मीन हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एक एक्स बार चाइल्ड आ गया जो हमने ऊपर फॉर्मूले में पुट करना, और एक एक्स बार एक एक्स बार एडल्ट आ गया जो हमने ऊपर फॉर्मूले में जो यहाँ पुट हो गई, एक्स बार चाइल्ड और एक्स बार एडल्ट, इनकी वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद जो हमने ये नेक्स्ट आगे वैल्यूज निकालनी है वो कैसे निकालनी है, एस एस कैसे निकाला, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फार्मूले में। इसी तरह से जो एन था यानी सैंपल साइज काउंट कितना है इसमें, हमारे कॉलम के अंदर एडल्ट कितने हैं चाइल्ड कितने हैं उनका भी ग्रुप करके काउंट निकाल दिया। तो हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये वाला फार्मूले में ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, एस आ गया, एस का स्क्वायर ले लेंगे तो उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी जो हमने एस ऊपर यहाँ पे निकाला है। ठीक, तो और एन की भी वैल्यू हमने निकाली है वो इनमें नीचे आ जाएगी इसके। तो अब इसको पाइथन के कोड में हम इसी फार्मूले को कैसे लिखते हैं, इसी फार्मूले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग उसने बनाया। न्यूमरेटर के लिए पहले एक्स बार चाइल्ड माइनस एक्स बार अडल्ट जो हमने अलग से सेव कर लेंगे हम उनकी वेरिएबल्स को। ठीक है, ऊपर जो हमने ग्रुप बाय करके निकालना है इसी तरह से इसको हमने नीचे वाले को कैसे शो किया, एन पी डॉट स्केयर रूट है ना इसके होड़ा। ठीक है, तो एस डॉट चाइल्ड का एक्सपोनेंट टू यानी ये जो स्केयर आया हुआ है स्केयर है, तो इसको शो करने के लिए डबल स्टार टू एक्सपोनेंट बन जाएगा ये इसका। इसी तरह से यहाँ पे भी एस एडल्ट का ये एक्सपोनेंट स्केयर डिवाइडेड बाय एन एडल्ट दोनों का। ठीक है, तो इसको और इसको जो हमने यहाँ पे रेशियोज दो ली हुई है वो इसने यहाँ पे ऐड करके, तो इन सब का चूंकि ओवरऑल ओवरऑल इनके ऊपर स्केयर रूट है तो वही उसने यहाँ पे एनपी और स्केयर रूट से लगाया। और फिर बाद में क्योंकि टी स्टैटिस्टिक्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना ये पाइथन कोड में एज इट इज उसने उसको इंटरप्रेट किया, और इसको निकालना भी इतना ईजी रहा है। इसमें हमने बूट रैपिंग नहीं की, हमने सिंपल कर दिया था स्टैंडर्ड एरर के इस मामले को और उसको ही यूज यूज किया टी टी स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए। अब मेरे पास जो टी की वैल्यू आई है, जैसे हमने पहले जीस जीस की कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोसेस ठीक है कौन सा नहीं ठीक।
लेकिन हमने उस जी स्कोर को फिर पी वैल्यू के फॉर्मूले में यूज किया था। तो इसी तरह से टी स्कोर जो है, इससे मैं ये नहीं बता सकती, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन इस टी स्कोर को फिर अब मैं यूज करूंगी पी वैल्यू निकालने के लिए। अब मैं टी टेस्ट की पी वैल्यू कैसे निकालूंगी, वो मैं निकालती हूँ इसमें आगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा ना, वो फिर ये चीज़ हम बाद में देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अब उसने इसमें उसमें टी ही अप्लाई कर देना, ठीक है, ये वाली वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल और हमारे जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसके हिसाब से हम आगे इसमें इंटरप्रेट करेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें? यस मैम। आई होप। लेकिन चले, हम इसको कल भी एक ओवरव्यू दे दूंगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल देन। अस्सलाम वालेकुम।